2002 में 50% वोट शेयर वाली भाजपा और कांग्रेस कैसे 2022 तक 82% वोट शेयर में पहुंच जाती हैं? क्या उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर जनादेश को हाईजैक करने का काम किया है? 25 सालों में भाजपा का वोट बैंक किसके वोट काटकर डबल हो गया? कभी उत्तराखंड की राजनीति के किंग मेकर आज कैसे महज एक वोट कटर बनकर रह गए हैं? या क्या है वोट कटर की राजनीति? क्या उत्तराखंड क्रांति दल सच में एक वोट कटर राजनीतिक दल है, या भाजपा कांग्रेस ने मिलकर उसकी ये छवि गढ़ दी है? इस पूरी राजनीति में युवाओं और तीसरे मोर्चे के नाम पर खड़े हो रहे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जैसे संगठन कहां ठहरते हैं? क्या क्षेत्रीय राजनीति को कमजोर करने के लिए बॉबी पवार एंड टीम का इस्तेमाल किया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे राज्य में ऐसा तंत्र कैसे बना जिसमें तीसरे विकल्प की कोई जगह नहीं दिखती। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है, वोट कटर राजनीति आखिर है क्या। राजनीति के धुरंधर पंडू की जमीन बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ वोट कटर शब्द अब पूरे देश में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बिल्कुल सामान्य भाषा में बोलें तो वोट कटर उस राजनीतिक रणनीति को परिभाषित करता है जिसमें छोटे दल, निर्दलीय उम्मीदवार या रणनीतिक रूप से खड़े किए गए प्रत्याशी मुख्य धारा के दलों के वोटों को विभाजित कर देते हैं। वोट कटर राजनीति तीन प्रमुख तरीकों से काम करती है। पहला, जब कोई छोटा दल या निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में भाग लेता है और किसी बड़े दल के परंपरागत वोट बैंक से एक महत्वपूर्ण हिस्सा खींच लेता है, जिससे उस दल की जीत का मार्जिन प्रभावित होता है। दूसरा, जब विद्रोही उम्मीदवार अपने ही मूल दल के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार में योगदान देते हैं। और तीसरा, जब बड़े दल रणनीतिक रूप से डमी उम्मीदवारों को विपक्षी दलों के वोट विभाजित करने के लिए मैदान में उतारते हैं। आप इसे उदाहरण से समझना चाहें तो इसे इन दिनों बिहार इलेक्शन के समय प्रशांत किशोर के दल की भूमिका से भी समझ सकते हैं। राजनीति के विद्वान मानते हैं कि प्रशांत किशोर को जो भी वोट पड़ेंगे उतने ही वोट कांग्रेस और आरजेडी के कटेंगे। इस तरह की राजनीति के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, स्पॉइलर इफेक्ट। पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटों पर इसी स्पॉइलर इफेक्ट का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में निर्दलीय, आईएनएलडी, बीएसपी और जेजेपी के उम्मीदवारों ने इतने वोट पाए कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच का अंतर बहुत कम हो गया। देश की राजनीति में आजकल बहुजन समाज पार्टी का नाम भी इसी स्पॉइलर इफेक्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। हाल के बरसों में आम आदमी पार्टी इसका एक गजब का उदाहरण रही है। पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाने के बावजूद उसकी भूमिका भी देश भर में वोट कटर की मानी जा रही है। हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात में हुए आखिरी विधानसभा चुनाव इसका बड़ा उदाहरण रहे हैं। खैर, अगर हम बात करें अपने उत्तराखंड की, तो हमारे यहाँ आप इन तीनों ही तरीकों को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ के बड़े राजनीतिक दलों यानी भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर एक मजबूत आधार वाले क्षेत्रीय दल और यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति को बड़े ही रणनीतिक तरीके से खत्म करने का षड्यंत्र किया है। राज्य बनने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस की कोशिश रही कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय मुद्दों को पनपने ही न दिया जाए। आइए कुछ आंकड़ों की मदद से इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड राज्य लंबे आंदोलनों के बाद अस्तित्व में आया। यह राज्य की मांग सिर्फ विकास की नहीं थी, बल्कि अपने फैसले खुद लेने की आकांक्षा की थी। उस समय लोगों को लगा राज्य की राजनीति लखनऊ के बजाय पहाड़ से चलेगी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर राजधानी देहरादून को बना दिया। दोनों ने मिलकर देहरादून के किले को इतना मजबूत किया कि आज राज्य के 25 बरस पूरा होने पर बुलाया जाने वाला विधानसभा का विशेष सत्र भी देहरादून में ही हो रहा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों को मिलाकर राज्य में लगभग 50% वोट मिले थे। 2002 में यूकेडी, इंडिपेंडेंट और अन्य के वोटों का प्रतिशत मिलाएंगे तो ये करीब 36% होता है। इसमें अगर आप बहुजन समाज पार्टी को मिले लगभग 11% वोट और जोड़ देते हैं तो आंकड़ों का खेल ये कहता है कि कांग्रेस ने 2002 में सरकार लगभग सिर्फ 27% वोट हासिल कर ही बना ली थी। जबकि उस विधानसभा चुनाव में राज्य के करीब 46% वोटर ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को रिजेक्ट किया था। इस 46% में उत्तराखंड क्रांति दल का वोट शेयर लगभग 6% था, जो अगले विधानसभा चुनाव में भी लगभग इतना ही रहा। उत्तराखंड क्रांति दल के साथ क्या हुआ, इस पर वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले आप कुछ और आंकड़े देखिए। बीते 25 सालों में जहां राज्य में भाजपा का वोट शेयर लगभग डबल होकर 25 से 45% हुआ है, वहीं कांग्रेस ने लगभग 26 से बढ़कर 36% का आंकड़ा छुआ है। ये बढ़े हुए वोट यूकेडी, बसपा और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को पड़ने वाले वोट हैं। पर क्या ये बात महज इतनी सी है कि उत्तराखंड में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अपना वोट शेयर 50 से 80% बढ़ा दिया है? इसे थोड़ा समझते हैं।
अगर आप उत्तराखंड में हुए पहले 3 चुनाव देखेंगे, तो ऊपरी तौर पर तो लगता है कि जनता ने बारी-बारी से पहले कांग्रेस और फिर भाजपा को चुना। लेकिन दोनों चुनाव में सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बसपा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और यूकेडी के एमएलए की रही है। तीनों ही चुनाव में ये किंग मेकर की भूमिका में रहे। 2017 आते-आते कभी 36% वोट शेयर वाले यूकेडी, इंडिपेंडेंट और अन्य का वोट करीब 7% हो गया। अब सवाल है इन 15 सालों में बदला क्या? इन 15 सालों में भाजपा कांग्रेस ने जनता के चुने हुए उम्मीदवारों को सत्ता के करीब रखकर यह साबित कर दिया कि राज्य में भाजपा कांग्रेस का विकल्प कोई नहीं है। राज्य की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी के कुछ नेता भाजपा के हुए, कुछ कांग्रेस के हुए और बचे कभी एकजुट न रह सके। इन 15 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने छोटे दलों और निर्दलीयों को वोट काटने के औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। 2012 और 2017 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कई जगह वोट कटर उम्मीदवारों का इस्तेमाल किया। कहीं बीएसपी को बढ़ावा दिया गया, कहीं यूकेडी को मैदान में रहने दिया गया ताकि विरोधी का वोट बढ़ जाए। 2017 में कम से कम 22 सीटों पर जीत का अंतर 5000 वोटों से कम था और उन पर बीएसपी या निर्दलीयों ने औसतन 2500 से 4000 वोट लिए थे। 2017 के चुनाव में यूकेडी 1% तक का वोट शेयर भी हासिल नहीं कर पाया। 2022 आने तक उसकी हालत ये हो गई कि उसका वोट प्रतिशत नोटा पर दबे बटन से भी नीचे दिखा। यूकेडी के पतन के मुख्य कारण उसके नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के साथ देश भर में बड़ा चुनावी खर्च भी है। अगर आप 2022 का चुनाव देखेंगे तो उत्तराखंड में एक कैंडिडेट 40 लाख रुपए तक चुनाव में खर्च कर सकता है और आप यूकेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें ऐसे उम्मीदवार तक नजर आएंगे जिनकी कुल संपत्ति ही 40 लाख रुपए है। 2022 के चुनाव में चुने गए विधायकों में 83% विधायक करोड़पति हैं। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज के दिन उत्तराखंड विधानसभा में घुसने के लिए पहली योग्यता करोड़पति होना बन चुका है। ये बात हवा में नहीं कही जा रही है। अगर आप पिछला विधानसभा चुनाव देखेंगे तो उसमें आम आदमी पार्टी तक के उम्मीदवारों में आपको 30 प्रत्याशी करोड़पति दिखेंगे। राजनीति में धन और बल के इस प्रभाव पर हम एक अलग रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल मुद्दे पर लौटते हैं। तो 2017 तक की उत्तराखंड की राजनीति में हम देखते हैं कि क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जनता का विश्वास पूरी तरह खो दिया है। जहां एक और इन उम्मीदवारों ने गलतियां की, वहीं भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर जल, जंगल और जमीन के मुद्दों को राज्य की राजनीति से गायब कर दिया। पहाड़ में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की समस्या को मिलाकर पलायन का एक नया भूत तैयार किया गया और पूरा चुनाव पलायन के भूत को कूटने में लड़ा जाने लगा। पलायन के इस भूत को कूटने के लिए दिल्ली के बंद कमरों में लाठियां और तेल बनाए गए, जबकि जमीनी हालात बद से बदतर होते गए। पिछले कुछ सालों में हर स्थानीय मुद्दे के पैरेलल राष्ट्रवाद के मुद्दे खड़े किए गए। इसके अलावा इतने सालों में भाजपा और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने कभी भी राज्य में अपनी पार्टी के अंदर किसी पॉलिटिकल फिगर को मजबूत नहीं होने दिया। इसलिए आप एनडी तिवारी को भाजपा का पट्टा ओढ़ते देखते हैं तो हरीश रावत को गीठे छीलते हुए, या खंडूरी जैसे नेताओं को कैसे निपटाया जाता है वो भी किसी से नहीं छिपा है। आप सोचिए, भाजपा और कांग्रेस की केंद्रीय लीडरशिप ने राज्य में कैसा नेतृत्व तैयार किया होगा, जहां एक और विज्ञापन पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं जमा पाए और दूसरी तरफ विज्ञापन पर 1000 करोड़ खर्च की बात जानने के बाद भी विपक्ष का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर पिछले कुछ समय में दिखा है तो वो बॉबी पवार और उनके साथियों का दिखा है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नाम पर राज्य में एक युवा ब्रिगेड को तीसरे मोर्चे के तौर पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पर क्या उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा वाकई राज्य की जनता के लिए तीसरा विकल्प है या भाजपा का नया वोट कटर विकल्प? इसे थोड़ा समझते हैं। कुछ समय पीछे जाकर देखेंगे तो राज्य भर में भू कानून के विरोध प्रदर्शनों में युवाओं की भागीदारी के बाद युवाओं की आवाज तीसरे विकल्प के तौर पर देखी जाने लगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बॉबी पवार के प्रदर्शन ने इस बात पर मुहर लगा दी कि ये आवाज वोट में भी बदल सकती है और कई सालों बाद राज्य में तीसरे विकल्प की राजनीति की आहट सुनाई दी। इस चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल ने बॉबी पवार को अपना समर्थन भी दिया। इसके बावजूद बॉबी पवार यूकेडी के ही कुछ अन्य युवाओं के साथ मिलकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा नाम से नई पार्टी बनाते हैं। यहीं पर बॉबी पवार और उनके साथियों पर प्रश्न उठने और तेज हो गए जब उनकी राजनीति राज्य की भाजपा को समर्थन देती हुई जैसी दिखने लगी। जैसे जिस भू कानून की बात पर ये युवा इकट्ठा हुए, आज उस पर राज्य भर में कोई बातचीत नहीं है। क्या सरकार जो नया भू कानून लाई उसमें इन युवाओं की बात मान ली गई थी? इसके बाद इन युवाओं पर आरोप लगा कि केदारनाथ उपचुनाव में त्रिभुवन सिंह चौहान को भाजपा की ओर से समर्थन था ताकि कांग्रेस के वोट कट सकें और अयोध्या, बद्रीनाथ और केदारनाथ विजय की जो जुमलेबाजी कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहती थी उसे कमजोर किया जा सके। इसके बाद हाल ही में देहरादून में हुए नकल विरोधी धरने में मुख्यमंत्री की हीरो वाली एंट्री और अगले दिन बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा के युवाओं की मुख्यमंत्री के साथ साइड एक्टर वाली तस्वीरों ने इन युवाओं पर प्रश्न उठाए।
अगर आप उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की पिछले कुछ महीनों की राजनीति देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो कोई एक नौकरी का मुद्दा पकड़ते नजर आएंगे, तो कभी छोटा-मोटा ठेकेदारी का मुद्दा। यूसीसी, पतंजलि भूमि विवाद, 1000 करोड़ के विज्ञापन का विवाद, बड़े घरानों को मिलने वाले आर्थिक पैकेज जैसे मुद्दों पर आप उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को मुखर होकर बात करते हुए कहीं नहीं सुनते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे ढेरों मुद्दे हैं, जिन पर वो पिछली बार के भू कानून जैसा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो छोटे मुद्दों पर राजनीति चमकाते ज्यादा दिखते हैं। कुल मिलाकर हमारे राज्य की राजनीति ने 25 सालों में हमारी हालत इतनी दयनीय कर दी है कि अब हमें हर रोशनी में सूरज नजर आने लगता है। और अंत में पता चलता है कि सूरज नहीं, टॉर्च है, जिसका बटन भाजपा कांग्रेस के ही हाथ में है। इस हफ्ते के पॉलिटिकल हुल्लड़ में बस इतना ही। हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस थर्ड फ्रंट या वोट कटर मामले में क्या आपको भी कुछ गड़बड़ लगती है।